बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। वैभव सांघवी जी, सीईओ एएसके हेज सॉल्यूशंस के, हमारे साथ आस्क हेज सॉल्यूशंस के मौजूद हैं इस वक्त। वैभव जी नमस्कार। इस साल में आपसे पहली वार्तालाप हो रही है, तो सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके लिए, परिवार के लिए और आपके पूरे क्लाइंट बेस के लिए काफ़ी बेहतरीन रहे। इन शुभकामनाओं के साथ इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। एक लास्ट 15 दिन में, 20 दिन में, CY23 के इस बाजार की ट्रेजेक्ट्री, बिहेवियर सब कुछ बदल गया। पहले तो इस बात पे शुरू करते हैं चर्चा कि ये 2024 जिस नोट पे शुरू हो रहा है वैभव जी, यहाँ से आपको रिस्क ज़्यादा लग रहा है या फिर रिवॉर्ड अपेक्षाकृत ज़्यादा है, या फिर अगर रिट्रेसमेंट आए तो कहाँ तक का रिट्रेसमेंट रीजनेबल होगा आपके मुताबिक? वैभव जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वीरेंद्र, आपको, आपके श्रोताओं को और निवेशकों को सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं 2024 की। जैसे आपने कहा कि लास्ट जो एंड किया है 2023, वो इट इज एंडेड, वो अंत हुआ है काफी बड़े अच्छे बैंक के साथ। और नवंबर और दिसंबर की मूवमेंट हम देखें तो 13 से 14% मूवमेंट दी है मार्केट ने। फॉर द होल ईयर अगर हम 2023 देखें तो 20% है। सो लार्जली द मूवमेंट जो आई है वो लास्ट 2 महीने में आई है। उसका उसके मुख्य कारण वन के इलेक्शंस के, स्टेट इलेक्शंस के अच्छे रिजल्ट, और दूसरी तरफ कि फेड ने पॉलिसी के संकेत दिए हैं कि वहां से ब्याज दरें घटनी चाहिए रादर देन बढ़नी चाहिए फॉर द नेक्स्ट ईयर। और जब भी ऐसा एनवायरनमेंट होता है तो जनरली रिस्क एसेट्स में हम देखते हैं कि पैसा आता है, और इसी के कारण इमर्जिंग मार्केट जैसे बास्केट अगर हम देखें तो काफी पैसा आया है, पैसिव इन्वेस्टमेंट्स आया है। और जब इमर्जिंग मार्केट एज ए बास्केट में पैसा आता है तो इंडिया एक 16% वेट के साथ है। तो जो भी फ्लो आता है वो 16% के वेट के साथ पैसा आता है, और उसी के कारण हमने मोमेंटम अच्छी देखी है। नाउ ये कह सकते हैं कि टू सम एक्सटेंट जो फेवरेबल इलेक्शन रिजल्ट आए हैं वो एंटिसिपेशन कर रहे हैं कि जनरल इलेक्शन में भी अच्छे रिजल्ट और नतीजे आए, और उसी के कारण जो रैली हुई है तो थोड़ी डिस्काउंटिंग ऑलरेडी हो चुकी है मेरे हिसाब से। हमारा ये भी व्यू है कि 2024 एक अर्निंग स्टोरी रहेगा रादर देन री रेटिंग स्टोरी। री रेटिंग हमने लास्ट 1 साल 2 साल में ऑलरेडी देख चुके हैं, और एक वैल्यू एज ए सेगमेंट भी अच्छी परफॉर्मेंस हम देख चुके हैं लास्ट 2 साल में, जो हमें लगता है कि जब ब्याज दरें नीचे आती हैं तो वो ग्रोथ में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। सो टू टू स्ट्राइकिंग पॉइंट्स, वन अर्निंग्स को फॉलो करें, और दूसरी के फ्रॉम वैल्यू टू ग्रोथ एक थीम है जो ये साल चल सकती है। ओके, वैल्यू टू ग्रोथ, ये थीम इस साल की एक थीम रहेगी। अच्छा वैभव जी, अब थोड़ा सा ना सेक्टर स्कैन शुरू करते हैं। अब सेक्टर की जब मैं चर्चा कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आ रहा है वो कंपनियां जो एक सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपोर्ट से लेके आती है, या फिर एक्सपोर्ट मार्केट या फिर वर्ल्ड मार्केट्स जो है उनको प्रभावित करते हैं। कमोडिटीज़ में आप देखिए, चाहे वो फेरस नॉन फेरस मेटल्स हो, आप चाहे सीमेंट को देखिए, प्रीशियस मेटल्स को देखिए, केमिकल्स को देखिए, यहाँ पर हरकत पिछले 20 दिन में काफ़ी बड़ी है। आपका व्यू मेटल्स पे क्या है इस वक्त? हिस्टोरिकल हाइस पे, ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है मेटल इंडेक्स। इसके भागने का बड़ा कारण और यहाँ से और कितना चल सकता है इसकी संभावना, या फिर आप ये मानते हैं कि अगर आप इसमें अच्छा पैसा बना चुके हैं तो आपको कुछ पैसा कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? जब हम मेटल सेक्टर को देखते हैं तो उसके एंड वन के हमें समझना चाहिए कि ये ग्लोबल सेक्टर है। सेकंड, कि जब ग्लोबल सेक्टर की बात करते हैं तो उसके दो मुख्य पहलू है। एक है कि ग्लोबल ग्रोथ किस तरफ बैठ रही है, और दूसरी चाइना जो बिगेस्ट नेशन है इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर ऑफ मेटल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स, उसका क्या आकलन है एट दिस पॉइंट इन टाइम। और जब हम देखिए दोनों पहलू को तो हमें लगता है कि ग्लोबल ग्रोथ यहाँ से घट सकती है। एट द सेम टाइम चाइना में, इंस्पाइट ऑफ जो चाइनीज गवर्नमेंट की स्टिमुलस है, हम एक्चुअली वो कन्वर्ट नहीं देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि वहाँ बॉयंसी आ रही है। वहाँ स्टिल उनके नंबर्स बड़े सबड्यूड है, और वो रिवाइव होना मुश्किल है इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी। सो जब हम ऑन एन ओवरऑल दोनों पहलू को देखें, ग्लोबल इकोनॉमी को देखें जहां ग्रोथ रेट घटनी है, जनरली हम देखें कि अगर हिस्ट्री में देखें तो
जब भी ऐसा माहौल होता है तब मेटल्स एंड कमोडिटीज को चलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑफ कोर्स बीच बीच में टेक्निकल रैलीज या टैक्टिकल रैलीज हो सकती है, बट फ्रॉम अ डायरेक्शनल पर्सपेक्टिव उस वो थोड़ा प्रेशर में जनरली रहते हैं। दिस टाइम ऑल्सो वी डोंट एंटिसिपेट, हम नहीं एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यहाँ से बड़ी तेजी हो जाएगी उसमें। एट बेस्ट ये मार्केट परफॉर्मर रह सकते हैं, मार्केट आउट परफॉर्मर होना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे। तो ये राय मेटल्स में आउट परफॉर्मर्स नहीं रहेंगे लेकिन परफॉर्मर्स रहेंगे। गुड मॉर्निंग वैभव जी। आज की जो एक इंटरेस्टिंग लीड है वो आईटी कंपनियों की तरफ से आई है और खासतौर से कंसिडरिंग हम अगले हफ्ते रिजल्ट सीजन में उतरेंगे। अब तक जो कमेंट्री थी वो यही थी कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग काफ़ी धीमी पड़ती दिखाई दे रही है और शायद ये जुड़ा हुआ था रेट हाइक साइकिल से। अब कंसिडरिंग 24 रेट कट साइकिल वाला साल रहेगा, क्या कुछ प्रीएम्प्ट करेंगे इन स्टॉक्स में बड़ी तेजी 2024-25 के लिए? थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज जनरली हम देखें कि जब शुरुआती रेट कट साइकिल की होती है तो फॉर द फर्स्ट फ्यू क्वार्टर्स हम जनरली देखते हैं कि आईटी सेक्टर में उनके मल्टीपल्स थोड़े डीरेट होते हैं बिकॉज के सिचुएशन, और ये एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ग्रोथ रेट रिड्यूस होंगे, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कंटिन्यूड सबड्यूड रहेंगे। ये काफी अनसर्टेनिटी के कारण जनरली ये सेक्टर अवॉइड करते हैं। हालांकि ये सभी सिचुएशन अभी भी मौजूद है, लास्ट क्वार्टर के नतीजे भी थोड़े वीक ही रहेंगे हमारे हिसाब से। ध्यान रखना चाहिए कि कमेंट्री कैसे बैठती है और रिवाइवल ऑफ द बिजनेस कैसे होता है। नाउ ये शॉर्टर टर्म एस्पेक्ट्स है फ्रॉम एन आईटी सेक्टर पर्सपेक्टिव। फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो एक जो पहलू है जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कहें तो हमें लगता है कि ये एक पहलू ये इंडस्ट्री को काफी इम्पैक्ट करेगा। कैसे इम्पैक्ट करेगा, उनका रेवेन्यू प्रोफाइल कैसे चेंज करेगा, आई थिंक टाइम विल ओनली टेल। बट जो जो कंपनियां इसको अच्छी तरह से अडेप्ट करेगी वो हमें लगता है कि आगे जाके उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है। पर फिलहाल के लिए एटलीस्ट फॉर फ्यू क्वार्टर्स हम इसे अवॉइड करेंगे। ओके, तो आप कह रहे हैं कि कुछ क्वार्टर्स के लिए थोड़ा सा दूर रहा जाए लेकिन एक्शन वहीं पर लौटता हुआ आप क्लियरली ट्रेडर्स में दिखाई दे रहा है। एक स्पेस जहाँ पर अच्छे पैसे बने हैं वो है पूरा डिफेंस पैक। कुछ देर पहले हम बीएमएल के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि देखिए डिफेंस से ही तकरीबन अगले 4 सालों में 2000-2500 करोड़ के अलोन ऑर्डर्स हाथ बैक करते हुए दिखाई देंगे। इस समय 40-45 हज़ार करोड़ के ऑर्डर्स आगे आते हुए दिखाई दे सकते हैं ओवरऑल डिफेंस सेक्टर में, वो यूबीएस की रिपोर्ट कहती है। अब ये स्टॉक्स कंसिडरिंग जोरदार तेजी 2023 में दिखा चुके हैं, आपकी क्या पोजीशन है? क्या यहाँ पर और पोजीशन बढ़ाना चाहेंगे इस स्पेस में? आई थिंक डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां काफी टेलविंड्स है और फर्स्ट ऑफ ऑल द बिगेस्ट टेलविंड ये है कि मेक इन इंडिया और गवर्नमेंट का जो पुश है ये पूरे सेक्टर में टू बी इंडिजिनियस और सेल्फ रिलायंट। आई थिंक ये इटसेल्फ इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है कि वो एक साल की स्टोरी नहीं है। आई थिंक ये आई वुड से मिनिमम 5 to 10 years की प्रॉब्लली स्टोरी है। ऑफ कोर्स इन द इंटरमीडिएट रेंज मल्टीपल्स आगे पीछे हो सकते हैं। ऑल्सो के थोड़े एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा कि हर एक कंपनियां कैसे कर पा रही हैं उनके ऑर्डर्स की। बट फ्रॉम अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी पर्सपेक्टिव ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमें प्रॉबेबली कंफर्ट ये भी रहेगा कि यस द वैल्यूएशंस माइट बी लिटिल एक्सपेंसिव, बट ये अपॉर्चुनिटी अगर हमको करनी है तो हम वी वुडंट माइंड कि थोड़े एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस में भी इसमें निवेश करते रहे। और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है फ्रॉम अ होल डिफेंस पैक एज वेल, माय सेंस इज कि जिस हिसाब से टारगेट्स है डिफेंस मिनिस्ट्री के कि द अमाउंट ऑफ कैप्टिव मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आई थिंक द अपॉर्चुनिटी इज जस्ट टू बिग टू इग्नोर इन दैट सेंस। ओके वैभव जी, अब कुछ और सेक्टर्स को के बारे में बात करते हैं और उनको थोड़ा सा बाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑटो में हमने
CY22 के मिड से व्हेन पोस्ट आई थिंक जब रशिया और यूक्रेन की बात शुरू हुई थी उसके बाद से एक जो मूव शुरू हुआ वो बहुत ही इंप्रेसिव था। स्टॉक्स ऑलमोस्ट दोगुना हो गया, दोगुना तो इस बार टाटा मोटर्स ही हो गया। अभी ऑटो पे व्यू क्या है आपका? प्लस अक्सर हम एक भेदभाव सा करते हैं या फिर थोड़ा सा हमारा झुकाव जो होता है ईवी की तरफ, बट अगर आप इस झुकाव को भी भुला दें तो बैटरी तो जनाब और टायर तो सब में ही लगना है। हमने टायर स्टॉक्स में एक बड़ा मूव देखा। आपसे बातचीत करते करते अपोलो एट ऑल टाइम हाई, C8 का हाल देखिए, आप MRF का देखिए। ऑटो पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? और हल्की सी जो इस बार कमजोरी ट्रैक्टर डिवीजन में दिखाई दी, जो लास्ट रिपोर्टेड सेल्स नंबर्स थे उसके बाद, आपका इस पूरे सेक्टर पे व्यू क्या है और क्या इंप्रेसिव, क्या चेज करने लायक लग रहा है इस प्राइस पे भी? आई थिंक जब हम ऑटोज की बात करें, ऑफकोर्स जैसे आपने वीरेंद्र कहा कि लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा रहा है, और एक मुख्य पहलू अगर इसमें देखें तो वो मार्जिन इंक्रीज के कारण उनकी अर्निंग्स बहुत बेहतरीन हुई है। ना मार्जिन इंक्रीज किस के कारण हुई है? क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस सॉफ्टन हुए हैं कंसिडरेबली, और अगर प्राइस सेलिंग प्राइस ऑफ दोज प्रोडक्ट और व्हीकल्स देखें तो वो नीचे नहीं आए। ये तो काफी मार्जिन वो ऑपरेटिंग लिवरेज के कारण उनका मुनाफा बढ़ा हुआ है। नाउ अगर उसको डाइसेक्ट करें तो हम ऑटो सेक्टर को डिवाइड करेंगे टू व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, सीवी विच इज कमर्शियल व्हीकल्स, और लास्टली ट्रैक्टर्स में। और हमें लगता है कि टू व्हीलर्स एक कंटिन्यूड बॉयंसी और मोमेंटम दिखाएगा। हालांकि हम प्रेशर देख रहे हैं फ्रॉम एन इन्वेंटरी बिल्टअप एटलीस्ट इन द पैसेंजर व्हीकल्स सेगमेंट। तो हमें लगता है कि पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स और टू सम एक्सटेंट सीवीज आल्सो ये टुवर्ड्स सबड्यूड रह सकते हैं ओवर द नेक्स्ट वन ऑन ईयर। टू व्हीलर्स कंटिन्यूड रहेंगी इन टर्म्स ऑफ द बॉयंसी। सो ये सेगमेंट हमें अच्छे लग रहे हैं। ऑल्सो कि अगले साल जो कमोडिटी की टेलविंड्स हमें मिली हैं, हमें लगता है कि थोड़ी प्राइसिंग प्रेशर भी आ सकती है। जब मार्केट शेयर, अगर हर एक कंपनियां उनकी मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करना है या इनफैक्ट इंक्रीज करना है, तो वी मे सी सम कंपटीशन कमिंग ऑन द प्राइसिंग साइड एज वेल। उसके कारण हमें लगता है कि वो मुनाफा जिस हिसाब से स्ट्रीट देख रही है उतना ना हो पाए। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम हम टू व्हीलर्स पे कंसंट्रेट करेंगे। हमने देखा है जोरदार एक्शन आज हीरो, बजाज जैसे काउंटर्स भी दे रहे हैं, और बजाज वैसे भी फ्लेवर में रहेगा एटलीस्ट सोमवार तक, जहां पर कंपनी बायबैक के डिटेल्स शेयर करेगी। 92% वैसे भाग चुका है पिछले 12 महीनों में। अच्छा, एक स्पेस वैभव जी जो खूब चली है और इसमें शायद सरकार की नीतियों का भी फायदा है, वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म। और मुझे याद है पिछले बजट में डोमेस्टिक ट्रैवल को कैसे बढ़ावा दिया जाए उसके लिए एक रोड मैप का जिक्र वित्त मंत्री ने किया था। अब वो स्पिरिचुअल टूरिज्म के नाम पर हम देख रहे हैं अक्रॉस उत्तर प्रदेश, अक्रॉस द कंट्री रादर, कई सारी नई प्रॉपर्टीज पर कंपनियां पैसे खर्च कर रही हैं। इस थीम को प्ले करने का सबसे बढ़िया जरिया क्या रहेगा? ये इंडियन होटल जैसे काउंटर्स जिनमें पिछले 4 सालों से लगातार तेजी देखने को मिल रही है, या फिर आपके IRCTC या एविएशन कंपनियां? सी आई थिंक ऑल द सेगमेंट्स, अगर हम ट्रैवल एंड टूरिज्म की बात करते हैं, जिस हिसाब से फ्रॉम अ कंज्यूमर स्टैंड पॉइंट, जिस हिसाब से एस्पिरेशन बढ़ रही है, जिस हिसाब से हमको कोविड के बाद एक नजरिया बदल गया है लाइफ की तरफ के, हमें एक्सपीरियंसेस चाहिए, और जिस हिसाब से ट्रैवल टूरिज्म बढ़ी हुई है, आई थिंक वो कंटिन्यूड रहेगी गोइंग फॉरवर्ड। ऑफ कोर्स हमें ये भी लगता है कि आई थिंक एक पहलू जो काफी इग्नोर हुआ है, इसके जो पर्सनल लोन सेगमेंट्स जो बढ़ी है, आई थिंक सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दोज पर्सनल लोन्स इज आल्सो गोइंग टुवर्ड्स ट्रैवल एंड टूरिज्म एज वेल। नाउ अगर उधर थोड़ी कर्व हो सकती है तो टेम्पररी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उधर प्रेशर रह सकता है, बट फ्रॉम अ सेक्युलर पर्सपेक्टिव ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही बढ़िया है और लार्ज है, बिकॉज इंडिया एज अ 140 करोड़ की जनता, everybody wants to have those kind of experiences. So as an industry it's going to do wonders. At the same time, जिस आपने हम कल वीडियो भी देखे, पिक्चर्स भी देखे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्षद्वीप जैसे आइलैंड को प्रमोट किया है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आई थिंक ऑल दिस एड्स अप कि इंडिया एज अ ज्योग्राफी इज एक्सीलेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म। काफी जगह है देखने